अगला चैप्टर जो है उसे क्या कहते हैं, प्रकाशिकी। ठीक है, प्रकाशिकी को पढ़ेंगे थोड़ा बहुत, और उसके बाद में मतलब मैं बेसिक्स पढ़ाऊंगा थोड़े से, ठीक है, और उसके बाद में सारी चीज़ों का निर्धारण करेंगे कि कैसे करके आगे चलेंगे। ठीक है, ध्यान सुनो। देखो, प्रकाशिकी का काम, देखो पहला चैप्टर आपका हाई स्कूल में जो फिजिक्स का है वो प्रकाश नाम से ही है। ठीक है, प्रकाश जो भौतिक साधन है, इसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। तो प्रकाश की डेफिनेशन क्या है, कॉपियां बंद कर लो, आज दिखाऊंगा नहीं। ठीक है, मतलब लास्ट में तुम्हें लिखा करके दे करके जाऊंगा जो भी दूंगा। तो काम क्या है, पहली बात तो हम ये जान लें प्रकाश है क्या। प्रकाश वह भौतिक साधन है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश जब किसी वस्तु पर गिरता है तब वह वस्तु हमें दिखाई देने लगती है। अगर प्रकाश किसी वस्तु पर ना गिरे तो वस्तु को हमें दिखाई नहीं देगी। अब जैसे आप रात की बात करें, रात में क्या प्रकाश किसी वस्तु पर आता है, नहीं, तो वस्तु हमें दिखाई नहीं देती है। ठीक है, तो पहला क्या सीखा कि प्रकाश वह भौतिक साधन है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। ठीक है, प्रकाश खुद दिखाई नहीं देता है, लेकिन दूसरी चीजों को दिखने में सहायता प्रदान करता है। खुद प्रकाश दिखाई नहीं देगा, तुम चारों तरफ अगर देखो प्रकाश है तुम्हारे भी, ठीक है, लेकिन तुम बता दो कौन से रंग का है, कैसा है, ठीक है, लंबा है, छोटा है, पतला है, कैसा है। तो प्रकाश खुद दिखाई नहीं देता है, बल्कि ये जिस पर पड़ता है वो वस्तु दिखाई देती है। ठीक है, मतलब वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करता है। अगली चीज ये हमें हमेशा याद रखना है, प्रकाश की चाल जो होगी वो निर्वात में या फिर वायु में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होगी। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक है, अगली चीज, प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश जाएगा तो एक सीधी रेखा में चलेगा। अब ऐसा नहीं है तुमने इधर से टॉर्च टॉर्च मारी तो प्रकाश ने सोचा चलो इधर घूमे आ रहे हैं ऐसे करके, नहीं घूमेगा ना। प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में चलेगा। यहाँ से सबको समझ में आएगा। ठीक है, पहला ही दिन है इसका, सबको समझ में आएगा, बेसिक इसीलिए पढ़ा रहा हूँ। दूसरी बात, प्रकाश जब किसी चिकने समतल पर पड़ेगा, ठीक है, प्रकाश जब किसी चिकने समतल पर पड़ेगा तो वह परावर्तित होकर के उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा। ये अभी मैं आपके लिए बताऊंगा। दूसरी बात, प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तब वह अपनी दिशा से भटक जाएगा या विचलित हो जाएगा। ठीक, प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। मान लीजिए ऊपर अगर वायु है, नीचे पानी है, और मैं यहाँ पर ऐसे कह दे रहा हूँ ऊपर हवा है और नीचे तालाब है। ठीक है, इसमें से अगर प्रकाश आ रहा है तो उसे जाना कैसा चाहिए था, सीधा, लेकिन सीधा नहीं जाएगा, इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। ये सारी की सारी घटनाएं आपके लिए याद रखनी है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, इसकी चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। समझ गए बात के लिए। इनसे इनसे आगे बढ़ते हुए हम चल रहे हैं, ये सब बेसिक पढ़ा रहा हूँ, इसमें फॉर्मूले बड़े बड़े तगड़े आएंगे अच्छे खासे। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो हम बात करते हैं पहले परावर्तन की, ध्यान सुनते रहना। ठीक है, पहले किसकी बात करेंगे हम, परावर्तन। जब प्रकाश किसी चिकने समतल पर, चिकने समतल मान लीजिए शीशा हो गया, दर्पण हो गया, पर आपतित होता है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये हाई स्कूल में पढ़ाया हुआ है, अगर और कोई डिटेल में पढ़ना चाहता है तो वीडियो पढ़ी हुई हाई स्कूल वाली, उसमें जाकर के देख ले। ठीक है, अच्छा आपने ये देखा होगा, आपने मान लीजिए शीशा लिया, दर्पण मिरर जिसे आप सुबह देख करके आते हो, ठीक है, अगर आप उस पर यहाँ से टॉर्च ऐसे करके मारोगे तो कैसे करके चली जाएगी, इस तरफ से वापस चली जाएगी, नहीं चली जाएगी। ठीक है, वैसे ही आप बाहर शीशे को ले जा करके, दर्पण को ले जा करके धूप में और किसी के मुंह पर भी लाइट मारते हैं, इसे कहते हैं चौंध लगती है। ठीक है, वो भी प्रकाश का परावर्तन है। क्यों, क्योंकि दर्पण कैसा है, एकदम स्मूथ चिकना है। अब आपके लिए केवल दर्पण दिखाया है, आपके यहाँ पर कोई थाली हो, प्लेट हो, उससे भी आपके मुंह पर चौंध लगती है। ठीक है, वो भी परावर्तन की घटना के कारण होता है। हुआ क्या,
कि यहाँ से प्रकाश किरण आई और उसी माध्यम में वापस लौट गई, प्रकाश का परावर्तन हो गया। जो किरण आएगी, ध्यान सुनते रहना, जो आएगी उसे क्या कहेंगे? आपतित किरण। और जाएगी जापतित किरण, परावर्तित। ठीक है, जो जाएगी लौट करके उसे क्या कहेंगे हम? परावर्तित किरण। ये जो बिंदु है जहां पर आ रही है, ये क्या कहलाएगा? आपतन बिंदु। बिंदु की बात कर रहा हूं, क्या कहलाएगा? आपतन बिंदु। ये जो लंब रेखा बनाई है इसे हम क्या कहेंगे? अभिलंब। क्या कहेंगे? अभिलंब। ठीक है, अब यहां पर जो कोण बनेगा, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा उसे हम नाम देंगे आपतन कोण। क्या नाम देंगे? आपतन कोण। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा उसे हम क्या नाम देंगे? परावर्तन कोण। एक बार मैं इसे फिर से बता दे रहा हूं, आपतित किरण अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा आपतन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा वो परावर्तित कोण। आने वाली किरण को आपतित किरण कहेंगे, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहेंगे। इस बिंदु को आपतन बिंदु कहेंगे, इस पे खड़े जो लंब डाला जाएगा उसे हम अभिलंब या फिर लंब नाम देंगे। ठीक है, इसके बाद इसके दो नियम होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम होगा, आपके काम का नियम ये है, आपतन कोण किसके बराबर होगा? परावर्तन कोण के। दूसरा नियम, ये ध्यान रखना, हाइगेस की द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा आपतन कोण किसके बराबर होगा? परावर्तन कोण के, हमेशा। दूसरा नियम आपका ये है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। कंटिन्यू करें, कल पहुंचे थे अपने कहां तक? कल मैंने आपके लिए 3 नियम बताए थे, ध्यान सुनते रहना। पहला, अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही तो कहां से होकर के आएगी? फोकस से। दूसरा, अगर कोई प्रकाश किरण, उल्टा कर दो इसका, फोकस होकर के आ रही तो मुख्य अक्ष के समांतर। तीसरा, अवतल दर्पण है ये, ठीक है। तीसरा था, अगर कोई किरण वक्रता कहीं से आ रही तो सीधी सी दिशा में वापस लौट जाएगी। ठीक है, ये 3 नियम कल मैंने बता दिए थे। सिलेबस में है तुम्हारे, ठीक है, लेकिन मोस्टली पूछे नहीं जाते। ठीक, तो तुम मोटी मोटी सी बातें याद रखना, बहुत ज्यादा इसमें से पूछा नहीं जाता। तो अब इन्हीं 3 चीजों से मैंने आपके लिए कल बताया था प्रतिबिंब कैसे बनता है। प्रतिबिंब तब बनता है जब दो रेखाएं आपस में काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं, या तो वास्तव में काट दें या ऐसा लगे कि वो काट रही हैं। ठीक है, इन दो कंडीशन में प्रतिबिंब बनेगा, वरना प्रतिबिंब नहीं बनेगा। ठीक है, तो पहला, यदि वस्तु अनंत पर है तब, वस्तु कहाँ रख दी गई है? अनंत पर। ठीक है, तब क्या होगा? बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं लिखा रहा हूं, ठीक है। ध्यान रखना, वस्तु अगर अनंत पर रखी हो तो अनंत से आने वाली किरणें कैसी होती हैं? समांतर मुख्य अक्ष के। ठीक है, अगर वस्तु अनंत पर रखी है तो अनंत से आने वाली किरणें कैसी होंगी? मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है, अनंत पर रखी हुई है, किरणें जो निकलेंगी वो कैसी होंगी? मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है, और ध्यान से देखो, अगर समांतर किरण आ रही है तो कहां से होकर के जाएगी? समांतर किरण आ रही, कहां से होकर के जाएगी? फोकस से। तो दोनों कहां पर काट रही हैं? फोकस पर। और मैंने बताया जहां पर काटती हैं वहीं पर प्रतिबिंब बनता है, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस। फोकस पर। ठीक है, प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। क्या बिंदु आकार का बन रहा है, नहीं बन रहा है? बताओ, बिंदु आकार का। ठीक है, वास्तव में किरणें मिल रही हैं। ठीक है, वास्तव में मिल रही तो कैसा बनेगा? वास्तविक। और जहां जहां वास्तविक होता है वहां वहां उल्टा, ये ध्यान रखना, जहां जहां वास्तविक होगा वहां वहां कैसा होगा? दूसरा वाला, इसी कहानी को लेकर के आगे चल रहे हैं थोड़ा सा। ठीक है,
ये भी हमारा दर्पण है, अवतल दर्पण, ठीक है। इसमें भी वही होगा, ध्रुव, फोकस और वक्रता केंद्र। अभी मैंने वस्तु अनंत पर रखी थी, मैं धीरे धीरे इधर सरकाता हुआ चला जाऊंगा, ठीक है। अभी मैंने बहुत दूर रखी थी, अब धीरे धीरे इधर आगे बढ़ाते हुए हम चले जाएंगे। अब की बार वस्तु रखेंगे यहाँ पर, मतलब सी से कुछ दूर, सी से कुछ दूर या सी से पीछे कर लो, ठीक है, ठीक है। सी से पीछे निश्चित दूरी पर ये होना चाहिए। कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। अगर समांतर किरण जाएगी तो कहाँ से होकर के जाएगी, और अगर फोकस होकर के जाएगी तो कैसी हो जाएगी, समांतर। दोनों कहीं यहाँ पर काटेंगे, काटेंगे नहीं काटेंगे। आप चाहो तो तीसरा वाला भी बना लो भाई, यहाँ से जाएगी वक्रता केंद्र से तो कैसे लौट जाएगी वापस, काट तो अल्टीमेटली यहीं पर रही है। चाहो तो बना लो, वरना दो से ही काम हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आकर के प्रतिबिंब, यहाँ पर आकर के किरणें मिली, ठीक है। जहां पर किरणें मिलेंगी वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। मुझे एक बात बताओ, कहाँ पर मिल रही है, सी और एफ के बीच, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी और एफ के बीच। बड़ा बना कि छोटा, वस्तु से बड़ा बना कि छोटा, वस्तु बड़ी है, कैसा बना है, छोटा, ठीक है। वस्तु से छोटा बना है, वास्तविक बना है क्या, हाँ। और जहां जहां वास्तविक है वहां वहां कोई दिक्कत तो नहीं आता, सही है। तीसरा, अब मैंने वस्तु बहुत दूर रखी थी अनंत पर, अब मैं पास में ले आया, थोड़ा और पास में ले आ रहा हूँ, ठीक है। दूर थी अनंत पर, फिर पास में ले आया, कि पास में ले आ रहा है मतलब सी पर रख दे रहे हैं, ठीक है। यदि वस्तु सी पर रखी है, यदि वस्तु वक्रता केंद्र सी पर है, तब तब क्या घटना घटेगी, कॉन्सेप्ट सेम है, वो ही नहीं बदलेगा, बस उसी को पकड़ के चलते रहना, ठीक। पी एफ और ये C, सही है। मैंने यहां पर अब की बार वस्तु को रख दिया। कॉन्सेप्ट सेम है कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर किरण जाएगी तो कहां से होकर के जाएगी, फोकस से। दूसरा कर दो, अगर फोकस से होकर के जाएगी तो कैसी हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है। समांतर गई तो फोकस से होकर के आ गई, और फोकस से गई तो कैसी हो गई, समांतर हो गई। दोनों जहां पर काटेंगे वहीं पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब, ठीक है। क्या प्रतिबिंब, क्या रेखाएं वास्तव में काट रही हैं, वास्तव में मिल रही तो कैसा बनेगा, वास्तविक। और जहां जहां वास्तविक बनेगा वहां वहां उल्टा, ठीक है। वस्तु के बराबर बनाए कि नहीं बनाए, कैसा बनेगा, वस्तु के बराबर आकार का, ठीक है। और कहां पर बना है, सी पर रखी तो सी पर ही बन गया है, तो सी पर ही बना है, ठीक है। तो ये भी मतलब पहले अनंत पर रखी, फिर पास में लेके आए, फिर वक्रता केंद्र पर रख दी, अब की बार यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। चौथी कंडीशन, मतलब कहाँ रखेंगे, सी और एफ के बीच। यदि वस्तु सी और एफ के बीच है, तब सी और एफ के बीच रखी हुई है, अब क्या घटना घटने वाली है, देखो। कॉन्सेप्ट वही है सेम, ये पी और ये एफ और ये सी। अब की बार वस्तु को हमने यहां पर रख दिया है, किरण कैसी जाएगी, कहां से होकर भी जाएगी, ठीक है। दूसरी कैसी हो जाएगी, कहीं यहां पर जाकर के मिलेंगे कि नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो फिर जहां पर जाकर मिलेंगी वहीं पर प्रति बनेगा, तो सी से दूर कहां बनेगा, सी से दूर, या सी के पीछे कह दो, ठीक है, सी से दूर। वास्तव में मिल रही है क्या, वास्तव में मिल रही है ना, तो कैसा बनेगा, और जहां जहां वास्तविक वहां वहां, बताओ बताओ, बड़ा बना है कि छोटा, बड़ा, ठीक है। कैसा बना, बड़ा। अगली स्थिति ये हो सकती है पांचवी वाली, हम पास में ही सरकाते चले जा रहे हैं, निकल के अनंत पर थी, फिर यहाँ पर लेकर गए, फिर वक्रता केंद्र पे रख दी, अब की बार यहाँ पे रख दी, अब की बार कहाँ रख देंगे, फोकस पर, ठीक है। तो यदि वस्तु फोकस पर
रखी है तब तब क्या घटना घटेगी, देखो ध्यान से। पी, एफ और सी। वस्तु को अब की बार रख दिया है हमने यहाँ फोकस पर। कॉन्सेप्ट सेम है, समांतर जाएगी तो, और वक्रता केंद्र से जाएगी तो सीधी निकल जाएगी। वक्रता केंद्र से आएगी तो कैसे निकल जाएगी, सीधी। अब मुझे एक बात बताओ, ये दोनों जो देख रेखा जा रही हैं, ये कहीं मिलेंगी क्या? ये समांतर है चांद के पार। चांद के पार मिलेंगी, सही है। ठीक। हाँ, मेरे दिमाग की उपज है, मैं नहीं बताया था ये हाई स्कूल में तुमने। ठीक, तो कहाँ मिलेंगी, नहीं मिलेंगी। और जो कहीं नहीं मिलती वो कहाँ मिलते हैं, ठीक है, चांद के पास। ये कहीं नहीं मिलेंगे, कहीं नहीं मिलेंगे तो हम कह देंगे अनंत पर मिलेंगे। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर। ठीक है, ठीक। प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा, विवर्धित आकार का, बहुत बड़ा। क्या वास्तव में मिलेंगी, हाँ वास्तव में मिलेंगी। तो कैसा बनेगा, वास्तविक। और जहां जहां वास्तविक वहां वहां उल्टा। ठीक है, अगला है छठा। अनंत पर रखी, यहां पर रखी, यहां पर रखी, यहां पर रखी, यहां पर रखी, और आगे बढ़ा दो थोड़ा सा। ठीक है, तनिक और आगे बढ़ा दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है, एफ और पी के बीच में, मतलब फोकस और ध्रुव के बीच। एफ और पी के बीच कोई बिल्ली पालता है क्या है? अरे वो एक बिल्ली का बच्चा आ गया पता नहीं कहाँ से। वो हाँ, कि क्या पड़ा, अगर कोई किसी को चाहिए हो तो ले जाए वो। बैग में डाल के मत ले जी। नहीं, अगर किसी को चाहिए हो वास्तव में कोई पाले तो ले जाए, वरना वो है घर पर, कोई दिक्कत नहीं है। हैं? मैं समझा नहीं। हाँ, और तुम्हें क्या मतलब एडवांस लेवल का कुछ चाहिए? हाँ अच्छा, वो देखने में क्यों, तब तो ले जाना भी सही है। इसी डिजाइन में दूसरा, तुम लड़की होकर के मतलब लड़का होकर कलर पूछ रहा है यार। हैं? वो जंगली बिल्ली जो होती ग्रे कलर वाली, वैसे ही आती। चलो कोई नहीं, ले जाएगा तो मैं हूं तो उसके लिए। अब की बार मैंने कहा रख दिया, एफ और पी के बीच में। किरण कैसी आएगी, समांतर। तो कहां से होकर के जाएगी, फोकस से। दूसरी किरण कैसी आएगी, वक्रता केंद्र से, और सीधी निकल जाएगी। ठीक है। अब नीलू, तुम्हें सबसे बड़ी टेंशन पता क्या हो रही थी अब तक, सच सच बताना। तुम सबसे बड़ी टेंशन ये सोच रही थी, ये वास्तविक और उल्टा क्या चल रहा है, तो फिर आभासी क्या होगा। सोच रही थी। अब देखो पता चलेगा तुम्हें आभासी क्या होगा। जब रेखाएं वास्तव में मिल रही थी तब वास्तविक बन रहा था। ठीक है। अब इधर तो कोई माई का लाल है नहीं, इधर बढ़ रही है, इधर कोई मिला दे फैलती चली जाएंगी। सही है। लेकिन ऐसा लगेगा कि ये इधर मिल जाएंगी, वास्तव में नहीं मिलेंगी, ऐसा लगेगा। ठीक है। और लगेगा तो लगने दो, लगने में कोई बुराई नहीं। ऐसा लगेगा कि ये वास्तव में मिल रही है, ऐसा लगेगा कि ये मिल रही है, तो प्रतिबिंब भी ऐसा लगेगा कि बन रहा है, बनेगा नहीं। ठीक है। तो प्रतिबिंब वास्तविक नहीं होगा, कैसा होगा, आभासी। ठीक। कैसा होगा, आभा, सापा बड़ी मात्रा सी, आभासी। और जहां जहां आभासी बना वहां वहां क्या बनेगा, सीधा। देखो, आभासी सा से सी से सीधा। ठीक है, ऐसे करके याद कर लेना। और कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। ठीक। और छोटा बना कि बड़ा, बड़ा, वस्तु से बड़ा। समझ गए, आभासी सीधा क्या है, ये उल्टा सीधा, ठीक, टेढ़ा मेढ़ा। ये सारी की सारी चीजें कक्षा 10 में पढ़ा दी जाती हैं। बहरहाल आप लोग नोट कर लो इसे फटाफट। देखो ध्यान से, अब हम पढ़ रहे हैं अपवर्तन, बेसिक्स पढ़ा रहा हूँ, ठीक, थोड़े थोड़े से। बाकी वो कंटेंट देंगे फिर आगे जो पेपर में बहुत ज्यादा आता है। ठीक है। कभी कभी तो ऐसा हुआ है कि परावर्तन के या अपवर्तन के न्यूमेरिकल पूछ लिए गए, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है। सिंपल से न्यूमेरिकल पूछ लिए गए, न्यूमेरिकल तो आते हैं, सिंपल से पूछ लिए गए। तो मैंने परावर्तन आपके लिए करा दिया था। ठीक है। अब बात करेंगे हम अपवर्तन की। सही है। अपवर्तन कौन सा बर्तन, ये क्या कंडीशन है, अगर आपको ध्यान हो। नहीं ध्यान है, कोई बात नहीं, मत हो ध्यान हो। ठीक।
चलो आप घर पे कर लेना जा करके। एक गिलास लेना शीशे का या डिस्पोजल का, उसमें आधे गिलास तक पानी भरना या आधे से थोड़ा ज़्यादा भर लेना, ठीक है। उसमें पेन को डाल देना। अब वो आपका पेन टेढ़ा दिखाई देगा, उसमें पढ़ने के बाद पेन कैसे दिखाई देगा, टेढ़ा। अगर किसी के पास ट्रांसपेरेंट बोतल हो, अगर कुछ हो तो मैं करा दे रहा हूँ अभी, सही है। ट्रांसपेरेंट कहाँ है, ये आर पार कहाँ दिखता है इसमें। नहीं, मुझे फिर नीचे से मंगवाना पड़ेगा, बहुत झमेला हो जाएगा। घर पे करके देख लेना, शायद सब चीज तुम समझ आ जाएगी, ठीक है। इनकी चील की नजर है, कह रहे हैं ये कैसा है। चलो इसमें कोशिश कर रहे हैं करने की, ठीक है। तो पानी बहुत बर्बाद होगा फिर इससे यार, थोड़ा भर के लाना है इतना, ठीक है। जाओ लेके आओ, नहीं दो दो लेके आओ, आ रही है। ये जो पड़ी हुई है इसमें आपके लिए थोड़ी टेढ़ी दिखाई देगी, ठीक है। सीधा जाना चाहिए था, सीधा ना जा करके कैसी हो जाएगी, थोड़ी तिरछी हो जाएगी। समझ में आ रही बात। यही तो बता रहा हूँ, प्रकाश का बर्तन है, ऊपर माध्यम है वो हमारा बोतल में भरा हुआ वायु है, और नीचे हमारा क्या आ गया, द्रव या फिर पानी। ऊपर गैस या फिर वायु है, नीचे क्या आ गया, द्रव या फिर पानी। तो जाना कैसा चाहिए था, सीधा, ठीक है। लेकिन एक माध्यम से जब अभी तक तो सीधी है एकदम, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो क्या होगा, अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। बहुत सारी घटनाएं होती हैं ऐसी, ठीक है। आप सिक्का डालो अगर इसमें, तो आपके लिए सिक्का जहां पर होगा वहां पर दिखाई नहीं देगा, ठीक है। उसकी आभासी स्थिति अलग होगी, अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। बहरहाल हमें उस प्रैक्टिकल वाली पोर्शन पर नहीं आना है, ठीक है। थ्योरी थ्योरी पढ़ लो। कौन सी इंजीनियरिंग कराना है, यूट्यूब पे बहुत जल्दी वायरल होना है, ठीक है, आराम से हो जाएंगे। कहाँ पर पहुंच गए, अब बर्तन पर। मैंने आपके लिए क्या बताया था, जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तब वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। माध्यम पहले क्या है, पहले तो मैं इस बात पे चर्चा कर लूं। माध्यम हमारे हो सकते हैं गैस, ठोस, द्रव, ठीक है। द्रव में हमारा क्या आ सकता है, अब हम माध्यम वही लेंगे जिसमें प्रकाश चल जाएगा, आर पार निकल जाएगा, ठीक है। वो माध्यम नहीं लेंगे हम जिसमें प्रकाश नहीं चल पाएगा। जैसे मान लीजिए ठोस, मैंने इतना ठोस एरिया जिसमें प्रकाश ना चल पाए, जैसे कि पत्थर, पत्थर में प्रकाश चल ही नहीं पाएगा, तो हम घटनाएं क्या देखेंगे कौन सी हो रही है। मैंने द्रव ले लिया, ठीक है, ऐसा जिसमें प्रकाश एब्जॉर्ब हो रहा है। मोबिल ऑयल ले लिया मैंने, मान लीजिए, ठीक है, बिल्कुल काला होता है। कोलतार ले लिया द्रव की फॉर्म में, अगर वो गर्म है द्रव की फॉर्म में ले लिया, तो उसमें प्रकाश जा ही नहीं पा रहा है, ठीक है। तो हम ऐसे वाली कंडीशन लेंगे जिसमें प्रकाश आर पार निकल जाएगा। तो गैस, ठोस और द्रव, ये तीन स्थितियां, तीन प्रकार के माध्यम होते हैं। जनरली जो हम यूज ज्यादा करेंगे समझने के एतबार से, वो द्रव में करेंगे पानी का यूज, ठीक है। तेल वगैरह भी आएगा लेकिन आप पानी समझ लो। ठोस में करेंगे हम कांच का यूज, और गैस में हम मोस्टली करेंगे वायु का यूज, ठीक है। गैस में किससे करेंगे, वायु का। तो ये तीन प्रकार के हमारे क्या बनेंगे, कंडीशंस बनेंगी, ठीक है। तो हमारे मैंने क्या बताया कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, अभी ऊपर मैंने आपके लिए बोतल में करके दिखाया था, ऊपर वायु है, नीचे क्या है, द्रव या फिर पानी। इस सरफेस से नीचे वाला सरफेस अलग कर दिया मैंने, ये वो सरफेस है जिसके नीचे पानी भरा हुआ है, ठीक है, और ऊपर क्या थी, वायु। आप ये भी कह सकते हैं कि जैसे तालाब के ऊपर वायु होती है, तालाब में क्या भरा होता है, पानी, ठीक है। अब जब प्रकाश किरण ऊपर से आएगी, प्रकाश किरण यहां से जब आएगी, तो जाना कैसा चाहिए था एकदम, लेकिन सीधी न जा करके इस तरफ मुड़ जाएगी। इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। ये बिंदु है, इस पर हम लंब डालते हैं, ठीक। जाना सीधा चाहिए था मगर सीधा नहीं जाएगी। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट, ठीक है। तो फिर से मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तब वह अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है। इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अगर बुद्धिजीवी लोग ये पूछना चाह रहे हैं कि भैया जाना तो सीधा चाहिए था, ये समझ में आ गया, ठीक है, लेकिन इधर ही क्यों मुड़ी, इधर भी तो मुड़ सकती थी, ठीक है। तो इधर भी देख लो भैया तुम लोग, हमें पता है तो हमसे ज्यादा होशियार हो कि नहीं हो।
ठीक है, जाना तो सीधा चाहिए था, इधर भी मुड़ जाएगी। ठीक है, बस आपके लिए ये करना पड़ेगा कि यहाँ पर करना पड़ेगा आपके लिए कांच, और यहाँ पर करना पड़ेगा वायु। इसका मतलब ये है, दो तरह के माध्यम हम और तरह और भी डिवाइड कर सकते हैं कंपैरिजन के तौर पर, एक सघन और एक विरल। ठीक है, एक सघन माध्यम और एक विरल माध्यम। सघन कंपेयर करेंगे तभी पता चलेगा, ऐसे किसी एक माध्यम को हम जस्टिफाई नहीं कर सकते ये सघन है या विरल है, किसी दूसरे की तुलना में ही पता चल सकता है। ठीक है, सघन, घन मतलब घना होगा दूसरे की तुलना में। अब आप बताओ, वायु और द्रव में, घन का मतलब आप एक तरह से और लगा सकते हैं, घनत्व अधिक होगा। ठीक है, घने अधिक होंगे, घनत्व अधिक होगा। अब वायु और द्रव की तुलना में कौन ज्यादा घना है? द्रव। ठीक है, इसका घनत्व कैसा होगा? ज्यादा। तो इस माध्यम को हम क्या कह देंगे? सघन। अगर ये सघन हो गया तो ये अपने आप क्या हो जाएगा? विरल। विरल का मतलब दूर दूर होगा। ठीक है, कांच और वायु में कौन सघन होगा? कांच होगा। ठीक है, वायु कैसा हो जाएगा? विरल। समझ में आ रही बात? तो सघन से जब विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। यहाँ पर हम जो डालेंगे उसे क्या नाम देंगे? अभिलंब। सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी, और विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। जाना ऐसे ही था लेकिन अभिलंब की ओर झुक गई, और यहाँ पे जाना ऐसे ही था लेकिन अभिलंब से दूर हट गई। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो जब कोई प्रकाश कण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और जब कोई प्रकाश कण विरल से सघन माध्यम में जाएगी तो वह अभिलंब की ओर झुक जाएगी, और जब कोई सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। ठीक है, सही है। अब यहां पर जो आएगा उसे क्या नाम देंगे? आपतित किरण। क्या कहेंगे? आपतित किरण। आने वाले को क्या नाम देते हैं? आपतित किरण। और जाने वाले को जापतित। परावर्तित नहीं, अपवर्तन हो रहा है तो अब की बार अपवर्तित कहेंगे। उसमें परावर्तन हो रहा था तो उसे परावर्तित कह रहे थे, इसमें अपवर्तन होगा तो क्या कहेंगे? अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। ठीक है, ये बिंदु जहां पर आ रही है क्या कहलाएगा? आपतन बिंदु। उपासना, इसका नाम क्या है? क्या नाम है इसका? नाम क्या है? अंशी, इधर आके बैठो, आ जाओ। क्या नाम देंगे इसे हम? आपतन बिंदु। ठीक है, बहुत गुस्से में ये है, लड़ाई लड़ती तुमसे ये? नहीं, क्या? बिल्कुल नहीं होती है, सगी सहेली है बिल्कुल। है, चलो देखो, जहां जिस बिंदु है, सौतेली सहेली कौन सी होती है? सौतेली सहेली वो होती है जो चुगली वगैरह करने पे लगी रहती हैं, इधर की उधर कर दी, उधर की इधर कर दी, वो होती है। मतलब बनने नहीं रहने देना चाहती वो दो लोगों में, वो। ठीक है, और सहेलियों को या दोस्तों को ऐसा होना भी चाहिए। जहां पर किरण आ रही है उसे क्या कहेंगे? आपतन बिंदु। जो हमने डाला है 90 डिग्री कोण बनाता होगा, इसे हम क्या नाम देंगे? अभिलंब। क्या नाम देंगे? अभिलंब। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? जो ये किरण आ रही है इसे भी हम क्या नाम देंगे? आपतित किरण। ठीक है, इसका अपवर्तन हो रहा है, इसे क्या नाम देंगे? अपवर्तित किरण। जिस बिंदु पर आके गिर रही है, आपतन बिंदु। ठीक है, ये वाला क्या कहलाएगा? 90 डिग्री का जो कोण बना रहा है, अभिलंब। दो चीजें इसमें रह गई, एक क्या रह गई है कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनेगा इसे हम कहेंगे आपतन कोण आई। आपतन कोण आई। ठीक है, अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में जो कोण बनेगा उसे कहेंगे हम अपवर्तन ना। अब अपवर्तन हो रहा है तो अपवर्तन कोण नाम देंगे हम उसे। ठीक है, अपवर्तन कोण, आर। ठीक है, सेम एज हियर, इसे हम कहेंगे आपतित कोण, आपतन कोण, और इसे हम क्या कहेंगे? अपवर्तन। समझ गए बात के लिए? ठीक है, मैंने आपके लिए बाकी कंटेंट लिखवा रखा है, तो
बस आपके लिए यही चीज़ें ध्यान रखना है, सघन से विरल में जाएगी, विरल सघन में जाएगी तो अभिलंब से झुकेगी या दूर झुकेगी। ठीक है, नोट करो इसे। उपासना पढ़े, देखो ध्यान से देखो, मैंने आपके लिए बताया था कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, ठीक है, ये मान लीजिए माध्यम ऊपर वाला सघन है और ये कौन सा है, विरल। ठीक है, यहां पर हम क्या डालेंगे, अभिलंब। ठीक है, अभिलंब डालेंगे। जाना सीधा चाहिए था लेकिन सीधा ना जा करके अपने मार्ग से तनिक सा विचलित हो जाएगी। ठीक है, और कंडीशन कैसी रहेगी, अगर सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी, इस तरह। ठीक है, यह है आपतित किरण, यह है अपवर्तित किरण, यह है आपतन बिंदु, यह है अभिलंब। ठीक है, मैं सब चीज लिख दे रहा हूं। आपतित किरण, इंग्लिश में कहते हैं इंसिडेंस रेज। ठीक है, ये क्या है, अपवर्तित किरण। ठीक है, ये है हमारे पास आपतन बिंदु, और ये है हमारे पास आपतन कोण आई, ये है हमारे पास अपवर्तन कोण आर। ठीक है, इसे हम नाम देते हैं अभिलंब। दोनों दिक्कत। ठीक है, यहां से अगर ऐसी कंडीशन हो जाए, देखो सघन से विरल में जा रही है तो अभिलंब से कहाँ हटेगी, दूर, इस तरह। ये किरण आ रही है, ये दूर हट गई। अगर मैं इसे इस तरफ बढ़ा दूं, इस वाली किरण को मैं इस तरफ बढ़ा दूं तो ये और इस तरफ बढ़ जाएगी, यहाँ पर बढ़ा देंगे और इस तरफ हो जाएगी। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ये इससे होकर के गुजरने लगेगी, आएगी नहीं आएगी बताओ। ठीक है, इससे होकर के किरण ये गुजरने लगेगी। इस स्थिति में आप देख रहे हो कि ये वाला कोण कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का। सही है, तो इस स्थिति में ये कोण जब 90 डिग्री का होगा तब आपतन कोण का जो मान होगा उसे हम क्रांतिक कोण कहेंगे, इसे सी से लिखेंगे। ठीक है, फिर से सुन लो कि अगर हम आपतित किरण आपतन कोण का मान बढ़ाते जाएं तो अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता जाएगा, और एक स्थिति ऐसी आएगी कि ये जो अपवर्तित किरण है ये इन दोनों पृष्ठों को अलग करने वाले से होकर के निकलेगी। ठीक है, इस स्थिति में ये कोण कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का। जब ये कोण 90 डिग्री का हो जाएगा तब आपतन कोण का जितना मान बनेगा उसे हम कहते हैं क्रांतिक कोण। आ रही बात समझ में। ठीक है, आपतित कोण का मान जब अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाएगा तब आपतित किरण आपतन कोण का मान जितना होगा वो हमारा कहलाता है क्रांतिक कोण। ठीक है, मैं इसके लिए एक और ड्रॉ कर रहा हूं। यह अभिलंब है। ठीक है, वही काम, जाना तो सीधा चाहिए था लेकिन मैं इसे बढ़ाता हुआ चला गया तो जो अपवर्तित किरण होगी अब की बार में जब मैंने इसका मान इधर बढ़ा दिया है तो वो यहां से होकर के पास होने लगेगी। आ रही बात समझ में, यहाँ से होकर के पास होने लगेगी। तो ये हो जाएगा आपतन कोण हमारा आई, और ये कितने डिग्री का बन जाएगा, 90 डिग्री का। और ये तो अपवर्तन कोण है यार, है कि नहीं है। और ये जो किरण यहाँ से जा रही है ये कौन सी किरण होगी, अपवर्तित किरण। ठीक है, ये हमारी होगी अपवर्तित किरण, और ये तो हमारी आपतित किरण है। तो आपतन को जिस स्थिति में ये वाला 90 डिग्री होगा उस स्थिति को हम आपतन कोण या क्रांतिक कोण उस स्थिति को कहेंगे, आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहेंगे। ठीक है, आपतन कोण के मान को क्रांतिक कोण कहते हैं। अच्छा, मैंने एक गलती ये करी है तुम्हारे लिए, मैंने इसके नियम नहीं लिखवाए। दो नियम होते हैं अपवर्तन के, दो नियम होते हैं। ठीक है, तो मैंने तुम्हें लिखवाया नहीं है। एक तो होता है स्नेल का नियम, लिखवाया नहीं है तो थोड़ा सा कोऑपरेट करो। आप देखो इसका दूसरा नियम जो होता है वो होता है ये, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू एन। ठीक है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू एन, ये दूसरा नियम होता है इसका। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आई का मान हम कितना रख दे रहे हैं, सी। ठीक है, आर का मान कितना रख दे रहे हैं हम, 90 डिग्री। मैं करवा दूंगा दोनों नियम। ठीक है, इज इक्वल टू एन साइन सी, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, एक, एन। तो साइन सी बराबर एन। ऑब्जेक्टिव में पूछा गया सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी कंडीशन क्रांतिक कोण को फॉलो करती है। ठीक है, या फिर सी बराबर साइन उधर पहुंच जाएगा तो क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स एन, ये वाला। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूं
क्या डेफिनेशन है? जब कोई प्रकाश कण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तब वह विलंब से दूर दूर हट जाती है। यदि हम आपतन कोण का मान बढ़ाते जाएं तब अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता जाएगा और एक स्थिति ऐसी आएगी कि अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाएगा। इस स्थिति में आपतन कोण को इस स्थिति में बनने वाले आपतन कोण को हम क्रांति कोण कहते हैं। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। देखो दूसरा नियम होता है अपवर्तन का, मैं लिखवाया नहीं, लिखवा दूंगा मैं, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर एन। साइन आई की जगह पर हम लिख सकते हैं सी, आर की जगह पर हम लिख सकते हैं 9 डिग्री बराबर एन साइन सी। 90 की वैल्यू 1 होती है, एन साइन सी 1 तो खत्म हो जाएगा, एन रह जाएगा, सी उधर साइन जाएगा तो साइन इनवर्स साइन हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी कंडीशंस होती हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? बनाओ फिर। अगला पॉइंट है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, ध्यान से सुनते रहना, ध्यान से सुनते रहना। ठीक है, क्या है भैया? क्या? ओले नहीं पता, लेकिन एक हमारे यहाँ बड़ी दुखद घटना हुई है, इसके मोहल्ले की है। एक लड़की थी, वो ऊपर से वो खटिया होती है उसे उठाकर ला रही थी। ठीक है, तो जैसे ही उसने उठाई वो आंधी में आकर के झोंकाया और वो सहित नीचे गिर गई और उसकी डेथ हो गई। है तुम्हारे मोहल्ले की कहानी है ये? है कल नहीं, मतलब इससे पहले जो आई थी। ठीक, चलो ध्यान से देखो इस तरफ। और इतना ज्यादा तेज आएगा तूफान तो कोई भी उड़ जाएगा। ठीक है, कोई भी उड़ जाएगा मतलब ये नहीं कोई भी गिर जाएगा ऊपर से। अगर आप इतनी भारी खटिया लेकर के चल रहे हो और प्रेशर बनेगा तो वो जाइए। अभी बहुत बहुत जगह पर ये स्थिति खराब हुई। ठीक, फिलहाल तुम इधर देख लो। तो वो अच्छे खटिया ही उड़ी, कोई और नहीं उड़ा। अभी हम क्या कर रहे थे कि हम इस कोण को जब बढ़ाते जा रहे थे तो इस कोण का मान बढ़ता जा रहा था, ये तो हो रहा था। ठीक है, इस कोण को अगर हम बढ़ाते जा रहे थे इसका मान अब यहाँ तक आ गया था, ऐसे करके यहाँ तक पहुंच गया था। अब अगर मैं इसका मान और बढ़ा दूं, ठीक है, इसका मान मैंने और बढ़ा दिया तो यहाँ से होते होते ये यहाँ से होते होते यहाँ पर पहुंच गया। अब अगर मैंने इसका मान और बढ़ा दिया तो ये और यहाँ पर आ जाएगा, इस तरफ ही निकल जाएगा। मेरी बात को समझ पा रहे हो? ठीक है, अगर मैंने इसका मान इधर बढ़ा दिया और तो ये इस तरफ निकल जाएगा। अब क्या ये अपवर्तन रहा, ये परावर्तन नहीं हो गया? परावर्तन कंडीशन बन गई। कोण तो यही रहेगा आई और ये क्या रहेगा आर। ये कंडीशन बन गई परावर्तन की, लेकिन इसे हम परावर्तन नहीं कहेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये कंडीशन पूर्ण आंतरिक परावर्तन की होती है। अब इसका काम क्या है? इसका काम कभी कभी रेगिस्तान में मरीचिका आपके लिए दिखाई देगी। ठीक है, इसका आप देख सकते हो हीरा बहुत ज़्यादा चमकता है ड्यू टू द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो अब आप इसे कैसे लिखेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन को? जब हम आपतन कोण का मान और अधिक बढ़ाते जाएं, यहाँ पे ऐसा बहुत सिंपल सा लिखो, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है तब प्रकाश अपवर्तित होने के बजाय उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, परावर्तित होकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। अब ये तो आपतन कोण का मान यहाँ पर, अपवर्तन कोण का मान यहाँ पर 90 डिग्री था कि नहीं था? और यहाँ पर क्या था सी, तो अगर मैं सी से ज्यादा कर दूंगा तो ये इस तरफ पहुंच जाएगा। तो जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, ठीक है, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है तब प्रकाश किरण उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक है, अब इसके अनुप्रयोग में आपके लिए हीरे का चमकना वगैरह दिखाया जाएगा, तो हेडिंग डाल लो पूर्ण आंतरिक परावर्तन।